नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। इन दिनों बिहार की सियासत में बड़ी हलचल महसूस की जा रही है। कई तरह की अफवाहें भी फिजाओं में तैर रही हैं, लेकिन आज हम आपको जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का वो खास इंटरव्यू दिखाने जा रहे हैं जिसके बाद सियासत में जुड़ा हर कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। एक सवाल बहुत बिहार के सियासत में तेजी से घूम रहा है कि आरजेडी के साथ नजदीक जेडीयू जा रही है जातिगत जनगणना के बहाने। नहीं, जाति जनगणना मुद्दा के आधार पर अगर सभी पार्टियां सहमत हों तो ये तो और अच्छी बात है ना। इसमें नज़दीकी और दूरी का कहाँ सवाल है? कोई न नज़दीकी का सवाल है, न कोई दूरी का सवाल है। लेकिन अगर मुद्दा है और हम जिस मुद्दा को सही मान रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल भी अगर उस मुद्दा को सही मान रही है, तो इसमें दूरी और नज़दीकी का कहाँ सवाल है? लेकिन सर, आपके इसी जवाब से तो कई सवाल खड़े हो जाते हैं ना, कि इजीली सवाल उठ रहा है कि क्या आने वाले समय में एक ऐसे मुद्दे के बहाने जेडीयू और आरजेडी फिर से एक साथ हो सकती है? नहीं, कहाँ ये तो जबरदस्ती का आप लोग कुछ न कुछ कहीं से न कहीं से कुछ निकालते रहते हैं। इससे कोई राजनीतिक कोई इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब है मुद्दा से, और एक मुद्दा है जिस मुद्दे पर बिहार के हम आज समझते हैं कि बिहार के सभी राजनीतिक दल इस पर सहमत हैं। सर, एनडीए में सब ऑल इज वेल की स्थिति है ना? बीजेपी के साथ आपका संबंध बेहतर है ना? कहाँ खराब है? आपको कहाँ दिखाई पड़ रहा है कि कोई खराब है संबंध? एनडीए की सरकार है। लेकिन सर, बिहार में एनडीए की सरकार है, लेकिन कई ऐसे मौके आए हैं जब इफ्तार का आयोजन हो या फिर जातिगत जनगणना को लेकर बंद कमरे में नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की मुलाकात, उसी के बाद ही संसद की स्थिति लगातार तेजी से बढ़ रही है। बंद कोई मिलने के लिए आएगा, आप हमसे अभी मिलने के लिए आए तो आपसे हम बंद कमरे में बात कर रहे हैं, तो कोई आपसे हम राजनीतिक बात कर रहे हैं? या कोई इफ्तार में बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, अगर कोई उनको आमंत्रित करेगा किसी भी आयोजन में और वो उसमें चले गए, तो इसमें राजनीतिक मतलब का क्या मतलब है? कोई राजनीतिक मतलब नहीं है। वो मुख्यमंत्री है बिहार के, और तेजस्वी प्रसाद जी विरोधी दल के नेता हैं। उन्होंने आमंत्रित किया मुख्यमंत्री को, और विरोधी दल का नेता अगर आमंत्रित किया और उसमें चले गए, तो इसमें कोई राजनीतिक मतलब नहीं है इसका। सर, मुख्यमंत्री से जब सवाल पूछा गया कि लालू यादव के आवास पे सीबीआई का रेड हुआ, और उसके बाद जेडीयू आरजेडी के नेताओं की तरफ से यह कहा गया कि भाई नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव नजदीक आ रहे थे, इस वजह से रेड करा दी गई। ये तो अलग बात है। ये तो वो क्या बोलते हैं, तो रेड क्यों हुआ, काहे हुआ, किन कारणों से हुआ, ये तो जो रेड करने वाला मुख्यमंत्री जी ने तो सही बताया ना। जो रेड करने वाला उन्हें बताएगा, हम लोग इसको कहाँ से बताएं कि कौन क्या किया है? लेकिन आरजेडी के जो नेता जो तर्क दे रहे थे कि भाई आप लोग नजदीक आ रहे थे, इस वजह से रेड पड़ गई। हाँ, वो आरजेडी के नेता कोई तर्क दे रहे थे, तो जो वो तर्क दे रहे हैं उनसे ये सवाल का जवाब पूछिए। हम उस सवाल का जवाब, कौन क्या बोल रहा है, उस सवाल का जवाब देने के लिए तो हम अधिकृत नहीं हैं। उनके मन में क्या था वो समझें। सर, बीजेपी के नेता की तरफ से बराबर बयान आ रहा है कि 2025 तक सरकार चलेगी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के हिसाब से क्या ये सरकार 2025 तक एनडीए की चलने वाली है? अभी तक तो 2025 तक का ही ना मैंडेट है। मैंडेट तो 2025 तक का है, तो सरकार तो 2025 तक चलेगी ना। एनडीए के साथ ही चलेगी। तो अब तो अभी तो है ही ना एनडीए के साथ। तो एनडीए के साथ नहीं चलने का कहाँ सवाल है? कहाँ से सवाल आया कि ये सवाल तो आपके मन की उपज हो सकती है। हम लोगों के मन में कोई इस तरह की बात नहीं है। सर, एक आखिरी सवाल है कि राज्यसभा को लेकर कब तक फैसला होने की संभावना है? ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी इसके लिए अधिकृत हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी जब भी निर्णय लेंगे वो सार्वजनिक होगा। तो ये था हमारे साथ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, जिन्होंने कई सवाल पर बिल्कुल बेबाक जवाब दिया, और जाहिर सी बात है बिहार में जो संशय की स्थिति बनी हुई है उसकी तस्वीर भी साफ करने की कोशिश की, लेकिन कई सारे ऐसे जवाब दिए जो एक बार फिर से बिहार की सियासत में संशय बढ़ा सकता है। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। तमाम बयानबाजी और गहमा गहमी के बीच दिल्ली गए हैं केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह। राज्यसभा के सवाल को हालांकि वो टाल गए, उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया। जब उन्होंने दोबारा राज्यसभा जाने की बात उनसे पूछी गई तो इस सवाल को आरसीपी सिंह टालते नजर आए।
राज्यसभा मुद्दे पर कुछ बात बन गई है क्या सर? सर राज्यसभा मुद्दे पर कुछ बात बन गई है क्या सर? और वहीं नवादा में सीएम ने राज्यसभा से जुड़े सवाल का जवाब नहीं दिया। जब सीएम से इस सवाल पूछा गया तो वो सवाल को टाल गए। सर राज्यसभा किसको भेज रहे हैं? और आरसीपी पर जेडीयू की चुप्पी से सभी हैरान हैं। आखिर आरसीपी को लेकर जेडीयू में इतना सस्पेंस क्यों है, इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। देखिए, मुझे तो कोई हलचल नहीं दिख रहा है। जो सामान्य प्रक्रिया वो चल रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी को सभी माननीय विधायक ने अधिकृत कर दिया है इसके लिए और माननीय नेता को अधिकृत कर दिया है। तो समय आने पे माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे किनको जाना है किनको नहीं जाना। ये तो उनका विशेषाधिकार है। राज्यसभा में जदयू किसे भेजती है ये उनका अंदरूनी मामला है। वो राम को भेजती है या श्याम को भेजती है ये उनका मामला है। भाजपा किसे भेजती है ये भाजपा का मामला है। जिसे भी राज्यसभा में जदयू भेजेगी भाजपा भेजेगी उससे दोनों के गठबंधन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। मैं मानता हूं कि एक बात बिहार के सामने और जनता दल यू और बीजेपी के सामने बहुत स्पष्ट है। जनता दल यू और बीजेपी को इस बात के लिए गर्व है और इस बात के लिए सम्मान, ये दोनों पार्टी अपने को गौरवान्वित महसूस करती है। कितने लंबे काल तक इतने अच्छे ढंग से कार्यक्रमों को संचालित करने में और एक साथ काम करने का रिकॉर्ड इस देश में आज की राजनीतिक परिस्थिति में जब मत और मतांतर की ऐसी स्थिति देश में दिखाई पड़ती है, इन दोनों दलों ने दिखाई दिया है। और जिस तरह से रामचंद्र प्रसाद सिन्हा की नजदीकियां दल से ज्यादा दूसरे दलों के साथ है तो पार्टी नेतृत्व को निर्णय लेना है कि इन परिस्थितियों में हम क्या निर्णय लें। हमें लगता है कि सबसे उपयुक्त जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही इस पर निर्णय ले सकते हैं। और गंगा जल योजना पर सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। 1 महीने में गया पहुंचेगा गंगा का पानी। नवादा के मोतनाजे में सीएम ने यह बयान दिया है। सीएम ने गंगा जल योजना का जायजा लिया है। नवादा के मोतनाजे में जायजा लिया। दरअसल सीएम नीतीश कुमार आज गया, नवादा और नालंदा के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने नवादा के मोतनाजे गांव में गंगा जल उद्भव परियोजना का जायजा लिया और ऐलान किया कि 1 महीने में गंगा का पानी गया पहुंच जाएगा। और गंगा जल उद्भव योजना सीएम नीतीश का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिस पर करीब 3200 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रविवार को नवादा में गंगा जल उद्भव योजना में लगे मोटर का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया और इस जल को गया तक पहुंचाया जाना है। क्योंकि अब पानी को लाने का और उसको शुद्ध करने का, प्यूरिफाई करने का, ये सब काम तो इधर से होगा और उसको दे करके तो अलग अलग जगह पर अलग अलग एजेंसी है। कहीं आपको गया में नगर विकास करेगा और यहाँ पीएचईडी वाला करेगा, नवादा में भी पीएचईडी वाला ही करेगा। तो आखिरकार किस जगह से यहाँ से ये लोग पहुंचा देंगे पानी और वो फिर सप्लाई करेगा, तो उस स्थान को भी अभी हम देखेंगे। और वही हम स्थान गया और बोध गया का भी हम देखेंगे। आज हमारा यही मकसद है ताकि पानी तो अब आने की बात हो न गई, अब यहाँ तक तो आने लगा। अब वहाँ अब कुछ ही दिन में जो इनका पाइपलाइन है वो ठीक हो जाएगा कि गया वाले स्थान पर पहुंचने लगेगा, पहुंचने की स्थिति हो जाएगी 1 महीने के अंदर, तो वो भी हो जाएगा। लेकिन लोगों को पानी की आपूर्ति के लिए सब तरह की सुविधा हो जाए, इसलिए हम आए हैं देखने। बिहार सरकार का यह भागीरथ प्रयास है और देखिए किस तरीके से हाथीदह से 91 किलोमीटर की दूरी तय कर गंगा जल नवादा के इस मुतनजे गांव में पहुंचा है और यहां पर से अलग अलग जगहों पर पानी आ जाएगा। और इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ तमाम जो जल संसाधन विभाग के जो अधिकारी हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। उनके साथ जल संसाधन विभाग के जो मंत्री हैं संजय झा वो मौजूद हैं और एक सरकार की बड़ी योजना है जो आज पूरी हुई है और इसका
ट्रायल पहले भी कराया गया था और आज खुद इसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ देखने पहुंचे हैं। और देखिए ये नज़ारा है जहां गंगा जल इस वक्त राजगीर और नवादा के लिए यहाँ पर हाथीदह से लाया गया है और एक बड़ी परियोजना बिहार सरकार की जो पूरी होती है। हमने आपको हाथीदह से इस जगह तक की पूरी तस्वीर दिखाई है कि किस तरीके से यहाँ पर गंगा जल जो है वो लाया गया है और ख़ास तौर पर इसके लिए पिछले कई वर्षों से लगातार प्रयास किया जा रहा था और आज इसमें सफलता मिली है। तो हाथीदह से गंगा जल राजगीर और नवादा इस जगह पर लाया गया और ख़ास तौर पर यहाँ से अलग अलग जगहों पर नवादा हो, राजगीर हो, गया हो और बोध गया में सप्लाई किया जाएगा और एक बड़ी परियोजना सरकार की पूरी होती है। गंगा जल यहाँ पर लाया गया है हाथीदह से और एक कहा जा सकता है कि इस पूरे इलाके की जो तस्वीर है वो अब बदलने की उम्मीद है क्योंकि यहाँ पेयजल संकट है, सिंचाई की संकट है और अब सरकार के इस भागीरथी प्रयास से इस इलाके की तस्वीर बदलने वाली है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 नवादा। मुजफ्फरपुर के कांटी थाना में तैनात एएसआई गोवर्धन राम को 500 रुपए रिश्वत लेते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि युवक पैसे गिनकर एएसआई को पकड़ा रहा है और काम करवाने की गुहार लगा रहा है। वीडियो वायरल होने का मामला जब संज्ञान में आया तब अधिकारी मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। हम पुलिस के हम वही ने कहे कि गोवर्धन जी बहुत अच्छा आदमी है, वो आए हैं नया अभी आदमी कि हमको बहुत अच्छा मानते हैं। सर लीजिए। ये एक वीडियो संज्ञान में आया है। अभी इस वीडियो के बारे में जांच करेंगे और जो भी नेसेसरी एक्शन होगा वो लिया जाएगा। और अभी फिलहाल इस वीडियो का जांच चल रहा है। औरंगाबाद के मटपा पंचायत के आवास सहायक से मारपीट का वीडियो सामने आया है। वीडियो में आवास सहायक रंजीत कुमार मिश्र को कुछ ग्रामीण पीटते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ग्रामीण किस तरह से आवास सहायक की पिटाई कर रहे हैं और किस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि आवास सहायक ने लाभार्थियों से रिश्वत की मांग की थी। इसके पहले वार्ड सदस्य और आवास सहायक के बीच कमीशनखोरी को लेकर फोन पर काफी बहस और गाली गलौज भी हुई थी, जिसके बाद पिटाई का ये वीडियो सामने आया है। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। और ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ग्रामीणों को पिटाई का अधिकार है। सवाल यह भी है कि ग्रामीणों ने उसकी पिटाई आखिर क्यों की, आवास सहायक की शिकायत क्यों नहीं की गई। सवाल यह भी है कि क्या पिटाई कानून का उल्लंघन नहीं है और दोषियों पर कार्रवाई आखिर कब होगी। क्या रिश्वत मांगने वालों पर भी कार्रवाई होगी। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। गया से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर 3 लोगों की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई है। शराब पीने से मौत की आशंका जताई जा रही है। परिजनों ने शराब पीने की बात कही है। देसी शराब के सेवन की आशंका जताई जा रही है। आमस थाना के पथरा गांव की एक घटना है जहां पर बीमार लोगों का पीएचसी में इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामले पर चुप्पी साध ली है। मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। शराब पी के कितने लोगों की मौत हुई है आपके गांव में? अभी तक तो 2 आदमी के। कौन कौन है? वो एक छोटा मेरा भाई है, लड़का है। क्या नाम है भाई का? अर्जुन पासवान। और लड़के का? अमर पासवान। किस टाइम इन लोग शराब पिए थे और कहाँ पिए थे? शराब जो है कि सवेरे के टाइम में पिया है इन लोग। रविवार को? हाँ नहीं, सोमवार को। सोमवार की सुबह की सोमवार की शाम? नहीं, सुबह। अच्छा, और तबीयत किस टाइम से इन लोगों की गड़बड़ानी? तबीयत जो है कि वही 12 बजे के बाद से गड़बड़ाया है। तो फिर आप लोग कहीं इलाज कराया? इलाज के लिए गए यहाँ मेडिकल में, तो यहाँ से अथी कर दिया। और कितने लोग शराब पिए हैं जिससे वो लोग बीमार हैं? ये हमको पता नहीं, हम तो अपने में उलझ गए।
बिहार में शराबबंदी कानून सख्ती से लागू कराया जा रहा है। अवैध शराब के धंधों पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। ऐसे में बिहार के उत्पाद विभाग की टीम यूपी के एक्साइज विभाग के साथ बॉर्डर इलाके में संयुक्त कार्रवाई कर रही है, जिसमें बड़ी मात्रा में अवैध शराब की खेप नष्ट की गई। तस्वीरें गोपालगंज से आई हैं, आप भी देखिए। बिहार में शराबबंदी कानून सख्ती से लागू है। दुर्गम इलाकों में ड्रोन के जरिए नशे के धंधेबाजों पर नजर रखी जा रही है। ऐसे में शराब माफिया में हड़कंप है। उत्पाद और मद्य निषेध विभाग की टीमें लगातार ऐसे ठिकानों पर पहुंच रही है जहां नशे का धंधा फल फूल रहा है। ड्रोन के जरिए बिहार ही नहीं सीमावर्ती यूपी के इलाकों तक शराब माफिया की नींद उड़ा दी जा रही है। ये तस्वीरें देखिए जो गोपालगंज से आई है। सीमावर्ती कुशीनगर के इलाके में दोनों राज्यों की टीम ने संयुक्त रूप से शराब तस्करों पर ड्रोन के जरिए सर्जिकल स्ट्राइक करना शुरू कर दिया है। बिहार की ड्रोन से चिन्हित किए गए कई शराब भट्टियों को मद्य निषेध टीम ने ध्वस्त करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। इस संबंध में हम लोग ने कुशीनगर के आबकारी विभाग से संपर्क किया और संयुक्त छापामारी की बॉर्डर इलाका में, तो उसमें जो है हम लोग सलेमगढ़ में पासी टोला एक है, वहाँ पे छापामारी किए तो वहाँ अवैध रूप से चुलाई शराब बनाया जा रहा था। तो उसमें हम लोग 2 भट्टियों को भी नष्ट किए हैं और सैकड़ों लीटर जो उसमें गुड़ का पास रहता है उसको भी नष्ट किए हैं। देखिए कैसे ड्रोन से मिली तस्वीरों के आधार पर शराब के ठिकानों पर शिकंजा कसा जा रहा है। घर घर में बन रही देसी शराब के धंधे को देखकर पुलिस भी दंग रह गई। जब मकान के अंदर चूल्हे पे धधक रही देसी शराब की भट्टियों तक पहुंचा गया। शराब की इन भट्टियों पर चुलाई शराब बनाकर इसे दूसरे जिलों में सप्लाई करने की योजना थी। पुलिस ने मौके पर ही शराब की इन भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। सैकड़ों लीटर देसी शराब को नष्ट किया गया। इधर कुशीनगर में ही एक घर में सैकड़ों लीटर देसी और विदेशी शराब बरामद किए गए। पुलिस ने इन देसी विदेशी शराब को जब्त कर लिया है। पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान एक महिला तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। उत्पाद विभाग और पुलिस की इस कार्रवाई से शराब माफिया में हड़कंप मचा हुआ है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और दिल्ली सहित 5 शहरों में 4 जून से आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम में बिहार के बच्चे भी भाग लेंगे। पटना में केंद्रीय विद्यालय बेली रोड के 4 बच्चे अभिषेक, धनंजय, अंजलि और सुप्रिया का चयन मलखंभ खेल में नेशनल लेवल प्रतियोगिता के लिए हुआ है। सभी चयनित बच्चों को स्कूल के प्राचार्य और शिक्षकों ने बधाई दी। ये प्रतियोगिता 4 जून से आयोजित होगी, जिसमें अलग अलग स्पोर्ट्स में देश भर के 8,500 बच्चे भाग लेंगे। चयनित बच्चों ने पीएम मोदी की तारीफ की और कहा, खेलो इंडिया कार्यक्रम शुरू होने के बाद मलखंभ खेल में भाग लेने का मौका मिला है। खिलाड़ियों से बात की हमारी संवाददाता रजनीश कुमार ने। खेलो इंडिया यूथ गेम में बेली रोड स्थित केंद्रीय विद्यालय के 4 बच्चे क्वालिफाई कर गए हैं। यानी ये सभी बच्चे अब 4 जून से दिल्ली समेत 4 शहरों में आयोजित होने वाले नेशनल गेम में अब भाग ले सकेंगे, जिसको लेकर स्कूल के प्राचार्य हों या शिक्षक हों, देख सकते हैं बधाई देने के लिए छात्रों के पास पहुंचे हैं और जश्न का माहौल है। यानी 4 जून से अब नेशनल गेम का आयोजन होना है, जिसमें बिहार के ये 4 बच्चे जो है भाग लेंगे। इनका खेल मलखंभ है। तो जरा बात करते हैं हम छात्रों से भी कि आखिर ये जो चयन हुआ है, क्या उम्मीद है आप नेशनल गेम के विनर बनेंगे? ये सर ऑफ कोर्स बनेंगे, हम लोग अपना बेस्ट देंगे। ये सर उम्मीद थी कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे? ये सर उम्मीद थी, लेकिन और इतना सर और सबसे सपोर्ट मिला कि और अभी और भी उम्मीद है कि हम लोग मेडल ला सकेंगे। सर हम लोग के लिए टफ मतलब पहले था, लेकिन अब नहीं है। हम लोग को प्रिंसिपल सर मतलब हमारी कोच अजीता मैम हम लोग को बहुत सपोर्ट करते हैं। हम लोग अपने तरफ से बहुत ज़्यादा बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। मतलब बिहार का नाम रोशन करना है। यस सर। स्कूल के प्राचार्य भी हमारे साथ हैं। कितनी खुशी हो रही है, एक साथ 4 बच्चे मलखंभ के लिए चयनित हुए हैं आपके?
एक साथ 4 बच्चे जो चयनित हुए हैं बिहार से, यही मलखम के लिए चारों बच्चे हैं जो केंद्रीय विद्यालय बेली रोड से इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है और इसमें पूरे इंडिया भर से लगभग 8,500 प्रतिभागी इसमें भाग लेने जा रहे हैं। उसमें से 1,000 प्रतिभावान खिलाड़ियों को चयन किया जाना है। अगर ये बच्चे चयनित हो जाते हैं तो इनको स्कॉलरशिप के रूप में 5 लाख रुपया 8 साल तक मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और न सिर्फ स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बल्कि किसी भी क्षेत्र में अपना करियर डेवलप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद लग रहा है क्योंकि पहले जब खेलो इंडिया नहीं था उस टाइम में मलखम को भी ऐड नहीं किया गया था, क्योंकि बहुत ये एंसेंट पीरियड से हमारे कल्चर का रहा है और ये जब से नरेंद्र मोदी आए हैं तब से इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। उसके पहले कोई मलखम को इतना जानता नहीं था। बिहार में सिर्फ यही एक बच्चे हैं जो कि क्वालिफाई के अकॉर्डिंग में है और ये इनका मेहनत रंग लाया है जो कि आपको सामने वो दिख रहा है और वहाँ पर जाके अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, ये मेरा उम्मीद है। केंद्रीय विद्यालय के इन चारों बच्चों ने सपना देखा था और निश्चित रूप से 4 जून से जो प्रतियोगिता होने वाला है उसको लेकर एक भरोसा भी है कि हम खेलेंगे और जीतेंगे भी। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए झारखंड की खबरें। जोहार झारखंड।